राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रीय आर्टिकल 352। आपातकालीन 352, 356, 360 3 गुम है। 352 में आता है राष्ट्रीय आपात, जैसे जब कोई विदेशी आक्रमण हो जाए या फिर आर्मी कूप हो जाए तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। मंत्रिमंडल अगर सिफारिश नहीं किया है तो राष्ट्रपति अपने से लगा देते हैं, तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है इस डिसीजन को। जैसे ही घोषणा हुआ राष्ट्रीय आपात का 30 दिन के अंदर दोनों संसद भवन को, संसद के दोनों मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को 30 दिन के अंदर अनुमोदन करना होगा। राज्यसभा कर दिया और लोकसभा भंग है तो उसको 30 दिन के भीतर नया किसी भी तरह से करना ही होगा। यह जो है 6 माह तक लागू हो सकता है। इसको 6 महीना कर करके अनंत काल तक लगाया जा सकता है, कोई फिक्स इसका टाइम नहीं है। इसका देखते हैं। सबसे पहले मंत्रिमंडल सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति इसको संसद में पास करेगा। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव देखते हैं। अभी तक 3 बार लगा है, 3 बार कब कब लगा है। 1962 में जब चीन युद्ध हुआ, 1971 में जब बांग्लादेश वाला युद्ध हुआ, और 25 जून 1975 को जब इंटरनल इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी लगाई थी आंतरिक अशांति के कारण 25 जून 1975 को। इसको पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, मंत्रिमंडल से 2/3 मेजोरिटी चाहिए इसको पास करने के लिए। इसके पास हो जाने के बाद इसको लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इससे देश का जो संघीय ढांचा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। जब आर्टिकल 352 लागू होगा तो आर्टिकल 358 अपने लागू होकर आर्टिकल 19 को उड़ा देगा। 352 लागू होते ही 358 लागू होगा और आर्टिकल 19 को उड़ा देगा। आर्टिकल 359 जो है वो 20-21 को छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट को उड़ा सकता है। आर्टिकल 359 20-21 को छोड़कर सभी आर्टिकल उसको फंडामेंटल राइट को उड़ा सकता है। राज्य सरकार जो है वो कम्प्लीटली शक्ति विहीन रहता है, कोई पावर नहीं रहता है। संसद जो है वो राज्य सूची, ये जो स्टेट लिस्ट है उसके बारे में कानून बना सकता है, लेकिन केवल 1 साल तक प्रभावी रहेगा। आर्टिकल 252 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा हुआ। आर्टिकल 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा हुआ है। उसके बाद आता है राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन, जो लगता है स्टेट में, लगभग सभी स्टेट में लग चुका है। सबसे पहला बार पेप्सू लगा 1951 में, पंजाब के राज्य में लगा था 1951 में सबसे पहले पेप्सू लगा। ये तब लग जाता है जब राज्य का संवैधानिक किसी पर्टिकुलर स्टेट का ढांचा खराब रहता है। आर्टिकल 355 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य जो है संविधान के रूप से चलेगा, यानी कि बहुमत से कि सरकार ही वहाँ पर शासन करेगा। आर्टिकल 365 में कहा गया कि राज्य जो है केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर काम करेगा। अगर 355 और 365 दोनों में से किसी का भी उल्लंघन किया जाएगा तो राज्यपाल सूचना देगा मंत्रिमंडल को, राज्यपाल की सूचना देगा। उसके सूचना पर मंत्रिमंडल के सिफारिश पर उस राज्य में क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति शासन जो है लगा दिया जाएगा। राष्ट्रपति शासन जो है उसको 60 दिन के भीतर अनिवार्य है। राजकीय आपात इसका अनुमोदन जो है 60 दिन के अंदर करना होगा, लेकिन अगर राज्यसभा ने कर दिया, लोकसभा बंद है, तो लोकसभा को 30 दिन के अंदर करना ही होगा किसी प्रकार से। इसको दोनों सदन से अनुमोदन मिलने के बाद 6 माह तक लागू रहेगा। 6 महीना करके इसको 3 साल तक लागू किया जा सकता है। 6 महीना करके मैक्सिमम 3 साल तक। इसका प्रभाव क्या होता है, राज्य का सारा जो शक्ति है वो राज्यपाल के हाथ में चला जाता है। मुख्यमंत्री जो है बिल्कुल शक्ति विहीन हो जाता है। राज्य के जितना विधायक लोगों का शक्ति होता है वो खत्म होकर संसद लोगों के पास चला जाता है। राज्य का बजट जो है वो भी संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये ध्यान देने वाला है कि राजकीय आपातकाल के दौरान हाई कोर्ट के कार्य में बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपने जैसे चलता है वैसे चलते ही रहता है। अब देखते हैं हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगता है आर्टिकल 360 में आता है। यह अमेरिका से लिया गया है, इसे अमेरिका से लिया गया है। इसको तब लगाया जाता है देश का जो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब रहता है। ये भी मंत्रिमंडल के सलाह पर ही लगता है। संसद के दोनों सदनों में 60 दिन के अंदर अनुमोदन करना होता है। अगर राज्यसभा से पास हो गया और लोकसभा भंग है तो उसको 25 दिन के अंदर करना ही होगा। एक बार अनुमोदन मिलने के बाद जब तक संसद नहीं हटाती है तब तक यह नहीं हटता है। इन्फिनाइट काल तक ये भी रह सकता है। यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारी का वेतन काट लिया जाता है। सरकारी खर्चा में कटौती किया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड से धन की निकासी पर रोक, संचित विधि से धन की निकासी पर रोक लग जाएगा। राज्य का बजट जो है राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, राज्य का बजट। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय आपात हो गया 352 में आता है, 30 होता है, 30 दिन के अंदर अनुमोदन करना है, 30 दिन में लोकसभा में किसी तरह करना है। राजकीय में 60-30, वित्तीय में 60-30। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है 1935 एक्ट के तहत लाया गया। DPS भी 1935 एक्ट के तहत आया है। वित्तीय जो है इसमें वित्तीय और इसमें राजकीय में, वित्तीय और राजकीय में
सिंपल मेजोरिटी चाहिए 1/2 का, और राष्ट्रीय इसमें राष्ट्रीय आपात में जो है 2/3 स्पेशल मेजोरिटी चाहिए राष्ट्रीय आपात में। राजकीय और वित्तीय में 1/2 मतलब कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए। हम देखते हैं राष्ट्रपति का क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर होता है। इसका प्रयोग जो है अपने इच्छा अनुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के जब त्रिशंकु हो जाता है, त्रिशंकु मतलब भंग हो जाता है, मतलब किसी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिल पाता है, तब जो डिस्क्रिशनरी पावर को लाया जाता है। जब किसी को भी बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को पीएम घोषित कर सकता है, और जो एक निर्धारित समय के अंदर जो बहुमत सिद्ध करने को कहता है। यदि बहुमत सिद्ध कर दिया तो वह पीएम होगा, नहीं तो फिर दूसरा नए व्यक्ति को पीएम बनाया जाएगा, और दूसरा विकल्प कोई नहीं मिलेगा तो उसके अभाव में नया फिर से चुनाव किया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति का वीटो शक्ति, इसमें 3 प्रकार का वीटो आता है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। एब्सोल्यूट में आता है कि पूरी तरह से रद्द कर देगा किसी भी विधेयक को, और सस्पेंसिव मतलब होता है पुनर्विचार के लिए भेज देगा, और पॉकेट मतलब अपने पास रख ले और लटका दे। तो ऐसे ही डाक संशोधन विधेयक है 1986 का, इसको राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह जो है अभी तक अपने पॉकेट वीटो में लेकर लटकाए हुए हैं 1986 के। अब उसके बाद आता है विशेष अधिकार शक्ति। राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन फौजदारी मुकदमा जो है कार्यकाल के समय में नहीं चलाया जा सकता। मतलब कि हम लोग क्रिमिनल केस जो है, फौजदारी मतलब क्रिमिनल केस हम लोग फाइल सिविल कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल केस उनके जब तक टेन्यूर में तब तक नहीं चलेगा, कार्यकाल के समाप्त होने के बाद चलाया जाएगा। राष्ट्रपति जो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो है वाइस चांसलर होते हैं। आर्टिकल 80 के तहत 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। आर्टिकल 80 के तहत, आर्टिकल 80 में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो 12 को चुनते हैं, नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के सदस्य को। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति का और जो नियुक्ति, जो किसी का नियुक्ति करते हैं उसके संबंधी अधिकार क्या है, किसका किसका नियुक्ति करेंगे। प्रधानमंत्री का, संघ के मंत्री का, उनके यूनियन मिनिस्टर का, राज्यपाल का, अटॉर्नी जनरल का, कैग का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जितने जज होते हैं सबको यही नियुक्त करते हैं। किसको? प्रधानमंत्री के संघ का, राज्यपाल का, अटॉर्नी जनरल का, कैग का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जज वगैरह आते हैं उनका। उसके बाद ऑर्डिनेंस पावर देखते हैं, विधायी शक्तियाँ देखते हैं। ऑर्डिनेंस जारी कर, आर्टिकल 23 के तहत जब संसद की बैठक नहीं चल रही तो राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, जो अधिकतम 6 माह या संसद की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। ये जो है अध्यादेश जारी करेंगे आर्टिकल 1, 2, 3, आर्टिकल 123 के तहत। जब संसद का बैठक नहीं चल रहा है तो इसके तहत जो अधिकतम 6 माह या संसद की बैठक का प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। आर्टिकल 385 के तहत राष्ट्रपति जो है संसद की बैठक को बुला, आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति जो है संसद की बैठक को बुला सकते हैं। आर्टिकल 85 हो गया। अब हम लोग देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 69 तक, 63 से 69 तक वाइस प्रेसिडेंट जो हेड होते हैं, जितने पद में या फिर रत्न सब कमेटी जो होता है ना, उसका हेड जो है वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। इनका भी सैलरी जो है कंसोलिडेटेड फंड से ही आता है, और जज का भी, राज्यपाल का भी, प्रेसिडेंट का भी, सबका जो है कंसोलिडेटेड फंड से ही आता है। इनको इसका याद करने का ट्रिक है उसरा निका चूस। उसरा निका चूस, उससे हो गया उपराष्ट्रपति, सद से हो गया सभापति। अब सबको 1 by 1 देखते हैं। उसरा निका चूस, उससे हो गया उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो पद जो है यूएसए से लिया गया है, उसे उपराष्ट्रपति या उसे यूएसए, उनका पद जो है यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल 64 कहता है कि सभापति, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति होते हैं, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, सभापति होते हैं। किसका? राज्यसभा का सभापति होते हैं। आर्टिकल 64 कहता है। रा, उसके बाद आता है रा, उसका मतलब हो गया कि राष्ट्रपति की जगह नहीं रहने पर ये जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे। जब तक राज से हो गया राष्ट्रपति कार्यवाहक, राष्ट्रपति के नहीं रहने पर कार्यवाहक। अगर मान लिया उपराष्ट्रपति ही नहीं है तो इनके जगह पर उपसभापति जो है वो काम करते हैं, उपसभापति या सभापति काम करते हैं। और उसके बाद है नी से हो गया इनका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। लोकसभा और राज्यसभा भाग लेता है, इससे विधानमंडल जो है भाग नहीं लेता है, विधानमंडल भाग नहीं लेता है। तो कहा जाता है कि वही लोग भाग लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में भाग लेते हैं। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में जो है वही जो लोग भाग लेते हैं वही लोग राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य लेते हैं। योग्यता देखते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल एज होना चाहिए, पागल है, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, दोषसिद्ध अपराधी नहीं होना चाहिए, 20 को प्रस्तावक, 20 को अनुमोदक और 15,000 रुपये जमानत राशि। 20 को प्रस्तावक, 20 को अनुमोदक और 15,000 रुपये जो है जमानत राशि है। तो नीचे निर्वाचन तो हो गया। अब कहाँ से होता है कार्यकाल। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। इससे पहले यदि पद खाली होता है, जो नया उपराष्ट्रपति आएंगे वो पूरे 5 साल के लिए आते हैं। अब चुनाव का समय आर्टिकल 68 में जो है कहता है कि चुनाव का कोई निश्चित समय नहीं है। चुनाव का जो है इनके कोई निश्चित समय नहीं है। और 69 में आता है 100 यानी शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ जो है राष्ट्रपति ले जाते हैं, शपथ जो है राष्ट्रपति ले जाते हैं। तो उसरा निकाह चूस हो गया। उपराष्ट्रपति, सभापति, राष्ट्रपति जो है कार्यवाहक होते हैं। नीचे हो गया निर्वाचन, कहाँ से हो गया कार्यकाल, उसके बाद चुनाव का समय, उसके बाद है शपथ। पद से हटाना। उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करने के लिए 14 दिन पहले जो सूचना जो है राज्यसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित संकल्प प्रस्ताव, जिसे लोकसभा पूर्ण बहुमत से पास करे, तब उन्हें पद से हटा दिया जाता है। पहले राज्यसभा से पास किया जाएगा, फिर पूर्ण बहुमत से, फिर लोकसभा से, उसके बाद जो है हटा दिया जाएगा। 14 दिन पहले करना होगा। अब आर्टिकल 71 देख लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में अगर मार हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही उसको सुलझाएगा। और जो क्षमा करने का पावर होता है आर्टिकल 72 में होता है, रिमिशन करने का। यूनियन लिस्ट के आर्टिकल 73 के तहत यूनियन लिस्ट के काम को बढ़ाया जाता है। आर्टिकल 73 के तहत यूनियन लिस्ट के काम को बढ़ाया जा सकता है। 72 में क्षमादान वाला, किसी को क्षमा वमा किया जाता है तो इस फिर से देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति, ऊ से हो गया उपराष्ट्रपति। 63 में उपराष्ट्रपति यूएसए से लिया गया है। सबसे सभापति होते हैं राज्यसभा के। राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। नीचे हो गया निर्वाचन, इनका जो है कौन कौन भाग लेता है उसमें निर्वाचन क्राइटेरिया में दिया हुआ है। कार्यकाल 5 साल का होता है, हटेंगे तो 6 मतलब जो आएगा ना 5 साल के लिए आएगा। चुनाव का समय निश्चित नहीं है। शपथ जो राष्ट्रपति दिलाते हैं। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 74 में जो आता है मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद आ गया 74 मंत्री परिषद 74 में आ गया। मंत्रिमंडल बड़ा जो है आर्टिकल 352 में। राष्ट्रपति जो है यहाँ पे टिक दिया 74 मंत्री परिषद। सर राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति जो अपनी सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है। आर्टिकल 75 में है प्रधानमंत्री के 75 प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का बात है। मंत्रिमंडल जो है वो उसका पावर जो है मंत्रिपरिषद से काफ़ी ज़्यादा होता है। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहते हैं। मंत्री के रिश्तेदार को किचन कैबिनेट कहेंगे। मंत्री के रिश्तेदार को किचन कैबिनेट, योजना आयोग को सुपर कैबिनेट। देखते हैं पीएम के सबसे नज़दीक होगा कैबिनेट मंत्री, अपने विभाग के प्रधान होंगे सबसे ज़्यादा। उसके बाद आता है कि राज्य मंत्री। एक प्रत्येक विभाग का एक या एक से अधिक राज्य मंत्री हो सकते हैं जो कैबिनेट की सहायता करते हैं या इसकी सहायता करते हैं। उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जब कैबिनेट मंत्री का पद खाली रह जाता हो तो शपथ मंत्री को स्वतंत्रता प्रभाव सौंपा जाता है। तो सभी नहीं रहते हैं, उसी को स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। जब कैबिनेट मंत्री का पद खाली रह जाता है तो उसके बाद उप मंत्री या राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। उप मंत्री इतना इम्पोर्टेंट नहीं था ये। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो है कितना मंत्री होंगे मंत्रिपरिषद में, 91वां संशोधन के द्वारा लोकसभा का मैक्सिमम जो 15% निर्धारित किया है। लोकसभा में मतलब अभी इंडिया में कितना सीट है, जितना भी सीट होगा उसका मैक्सिमम 15% लोग रह सकते हैं। मंत्रिपरिषद जो है अपने सभी निर्णय के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यह प्रक्रिया इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वो मतलब प्रधानमंत्री मर गया या फिर अपना डिजाइनेशन दे दिया, उसके बाद मंत्रिपरिषद जो है भंग हो जाता है और नया पीएम अपने अनुसार पुनः मंत्रिपरिषद बनाएगा। वाला मंत्रिपरिषद पूरा भंग हो जाएगा। मंत्री देखते हैं राष्ट्रपति जो है के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री जो लोग जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रति और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये लोग जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहता है। मंत्री जो है वो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत है। मैंने मंत्रिपरिषद का कम प्लस यहाँ पे ग्रुप हुआ है। ग्रुप जो लोकसभा को अपना उत्तरदायी देगा, लेकिन एक पर्टिकुलर मंत्री जो राष्ट्रपति को देगा। बिना संसद सदस्य हुए भी 6 महीने तक मंत्री बना जा सकता है। बिना संसद सदस्य हुए बहुमत गठबंधन के द्वारा भी हो सकता है। बहुमत सिद्ध करने के लिए गठबंधन आप कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद अपना सभी निर्णय के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मतलब कि पूरा ये इंग्लैंड से लिया गया यही चीज़
जितना भी जो भी डिसीजन लेगा उसका सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इस कारण एक मंत्री के विरुद्ध यदि अगर अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में आ गया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ेगा। किसी एक भी मंत्री के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया विधानसभा में तो जितने भी मंत्रिपरिषद हैं सभी को त्याग पत्र रिजाइनेशन देना होगा। आर्टिकल 78 के आधार पर पीएम का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया वो राष्ट्रपति को दे। आर्टिकल 78 के आधार पर जितने भी डिसीजन लिया जा रहा है पीएम द्वारा मंत्रिपरिषद के द्वारा पीएम का काम है राष्ट्रपति को बताना। यूपीए का जो है कांग्रेस का अलायंस हो गया और एनडीए जो गया उसका अलायंस हो गया, क्या बोलते हैं, भाजपा का। और देख रहा है कि संविधान में उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं है। यह एक राजनीतिक पद है, अभी तक 7 गो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। संविधान में उप प्रधानमंत्री के बारे में कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल 74 के लिखा है मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 74 के एक में लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू असिस्ट प्रेसिडेंट, वही सेम बात है। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे आता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को हम लोग 76वीं जनरल कहते हैं। 76वीं जनरल के आर्टिकल 76 में आता है, इसलिए 76वीं जनरल। सबसे पहला जो है जितने भी सरकार को लीगली जो हेल्प रहता है वही यही करता है, या कानूनी सलाह देता है, संसद की कार्यवाही में भाग लेता है लेकिन संसद में मतदान नहीं कर सकता है। कानूनी सलाह देगा, संसद की कार्यवाही में भाग लेगा लेकिन संसद में मतदान नहीं कर सकता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर होता है, यानी कि जैसे मंत्री लोग भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं वैसे ही अटॉर्नी जनरल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। इसको अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ये भी नॉन सैलरीड रहता है। जितने भी अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का, सुप्रीम कोर्ट पर जज बनने का जो योग्यता है वही अटॉर्नी जनरल बनने का भी है। इसका सहायता जो है सॉलिसिटर जनरल करते हैं। इसका सहायता सॉलिसिटर जनरल करते हैं, जो सहायता करता है उसका पोस्ट का नाम है सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में।